हेलो एवरीवन, हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी आईटीसी मिलता है रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए जो इनवर्ड सप्लाईज पर जितना भी इनपुट टैक्स चार्ज हुआ, जितना भी जीएसटी चार्ज हुआ, उस जीएसटी का किस पर ऑन द इनवर्ड सप्लाईज जो रेसिपिएंट ने ली उसका आईटीसी मिल जाएगा। 1, 2, 3, 4 इफ ऑल दी 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यदि चारों कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है, सर यदि एक कंडीशन यदि फुलफिल नहीं हो तो यदि एक भी कंडीशन यदि फुलफिल नहीं हो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी इज अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ओनली ऑल द 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। उसके बाद हमने ये और पढ़ा था कि चारों कंडीशन फुलफिल होने पर एक बार आईटीसी ले सकते हो प्रोवाइडेड दैट रेसिपिएंट सप्लायर को 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस पेमेंट कर दे, और यदि पेमेंट नहीं किया रेसिपिएंट ने तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, या जितना आईटीसी अवेल्ड किया था वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर ऐड हो जाएगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट हमने बात की थी 18% पर एनम। या तो हमारा कंसेप्ट हो गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 हो गया, 16 सबसेक्शन 2 हो गया, और आज तो और भी इंटरेस्टिंग है, आज हम बात करेंगे 16 सबसेक्शन 3 के बारे में। ये क्या कंसेप्ट है समझने का ट्राई करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल अपन एक डायरेक्टली एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट बनाते हैं कि क्या है ये कंसेप्ट। मिस्टर ए, that is a supplier, Mr. B, that is a recipient, और ये जो मिस्टर बी है रेसिपिएंट क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड। सप्लायर तो इम्प्लाइड रजिस्टर्ड पर्सन है तभी तो वो जीएसटी चार्ज कर रहा है, और वैसे भी हम रेसिपिएंट के ही पॉइंट से बात करते हैं क्योंकि आईटीसी किसे लेना है, रेसिपिएंट को लेना है। तो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 बना, ये आपको समझना है। मिस्टर ए ने कैपिटल गुड्स परचेज किए फ्रॉम द, मिस्टर ए ने सप्लाई किए क्योंकि सप्लायर है, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कैपिटल गुड्स परचेज किए द वैल्यू ऑफ ₹10,000, और जीएसटी जो एप्लीकेबल है दैट इज एट द रेट 18%, दैट इज ₹1,800, टोटल अमाउंट ₹11,800। मिस्टर बी ने इनवर्ड सप्लाईज है, कैपिटल गुड्स खरीदा, 10,000 रुपीज का वैल्यू है, 1,800 रुपीज का जीएसटी है, टोटल अमाउंट है 11,800 रुपीज। ऑन 25 जुलाई 2020, कोई कंफ्यूजन? 11,800 रुपीज का जो कैपिटल गुड्स मिस्टर बी ने जो परचेज किया, तो कैपिटल गुड्स को क्या करेगा, कैपिटलाइज करेगा। तो मिस्टर बी, सुनना बात ध्यान से, डायरेक्टली प्रोविजन नहीं बता रहा हूं, जनरल बात कर रहे हैं अभी अपन, प्रोविजन पे आएंगे अभी। तो मिस्टर बी कौन, मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने ये जो कैपिटल गुड्स है जिसे हम नॉर्मली अकाउंट्स में और इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं, दैट इज अ कैपिटल एसेट। तो मिस्टर बी ने इन कैपिटल गुड्स को क्या किया होगा, कैपिटलाइज किया होगा। तो 11,800 रुपीज इसके लिए कॉस्ट है, वैल्यू 10,000 रुपीज है, लेकिन मिस्टर बी के लिए कॉस्टिंग क्या आ रही है, मिस्टर बी के लिए कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 10,000 रुपीज का वैल्यू। मिस्टर बी के पॉइंट से बात करो तो जीएसटी भी लग रहा है, तो मिस्टर बी के लिए टोटल जो अमाउंट का है वो 11,800 रुपीज। तो मिस्टर बी ने 11,800 रुपीज पर क्या किया, डेप्रिसिएशन
टेकन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि इनकम टैक्स में जो कैपिटल एसेट है, जो भी कैपिटल गुड्स है, 11,800 रुपये की कॉस्टिंग है बी के पॉइंट से, तो बी के पॉइंट से 11,800 रुपये का एक कैपिटल गुड्स पड़ा, तो मिस्टर बी ने 11,800 रुपये पे डेप्रिसिएशन ले लिया एवरी ईयर 25%, जो भी कैपिटल गुड्स पे इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के रेट एप्लीकेबल है। तो क्या हुआ सर, ये हुआ कि मिस्टर बी ने क्या किया, डेप्रिसिएशन ले लिया इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। जीएसटी के अंदर 1,800 रुपीज पे आईटीसी टेकन, मतलब 11,800 रुपये पे आपने डेप्रिसिएशन ले लिया, 1,800 रुपीज पे 1,800 रुपीज पे आईटीसी टेकन अंडर जीएसटी प्रोविजंस। जैसे ही ना 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 बेटा, अभी प्रोविजन तो हम बना ही नहीं रहे, प्रोविजन बनाने वाले हैं। अभी तो मैं बता रहा हूं कि क्या हुआ है। मिस्टर बी ने 11,800 रुपये का टोटल 10,000 की वैल्यू है, जीएसटी चार्ज होके मिस्टर बी के पॉइंट से कॉस्टिंग है 11,800 रुपये, तो 11,800 रुपीज़ पे वो एवरी ईयर 25% जो भी रेट एप्लीकेबल है उसके आधार पर डेप्रिसिएशन ले रहा है इनकम टैक्स में, जिससे कि उसकी इनकम रिड्यूस्ड हो रही है। और वही पर्सन मिस्टर बी जीएसटी में 1,800 रुपीज़ का, क्योंकि जीएसटी में वैल्यू पर आईटीसी नहीं मिलता है, ये तो मैं बता ही चुका हूं। जो इनपुट टैक्स जो चार्ज हुआ है कितना, 1,800 रुपीज़ का, तो 1,800 रुपये का आईटीसी ले लिया। कुछ बच्चों के दिमाग में अटक रहा है, सर ये क्या हो गया, अटक रहा है ना। सर एक प्रॉब्लम हो गई, समझना बात, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम होगी सर? ये प्रॉब्लम हो गई कि ऑन कैपिटल गुड्स पे जो इनकम टैक्स या क्या, इनपुट टैक्स मींस जीएसटी जो चार्ज हुआ, इनपुट टैक्स जीएसटी जो भी चार्ज हो रहा है 1,800 रुपीज़ का। इन आर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में 1,800 रुपये का जो भी जीएसटी चार्ज हुआ, इस जीएसटी में ये पर्सन डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहा है और ये पर्सन आईटीसी भी ले रहा है। सर आपने 1,800 रुपये का खर्चा एक बार किया, 1,800 रुपीज का जीएसटी एक बार चार्ज हो रहा है, लेकिन उस 1,800 रुपीज, क्योंकि मुझे पता है 11,800 रुपये का आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया, 11,800 रुपये में 1,800 रुपये में डेप्रिसिएशन लिया ना, तो 10,000 रुपीज की जो वैल्यू है, सुनना बात ध्यान से, 10,000 पे जो आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो ना, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 रुपीज पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो, हमें प्रॉब्लम जो कैपिटल गुड्स पे जो टैक्स चार्ज हुआ है, जो जीएसटी चार्ज हुआ है 1,800 रुपीज का, इस 1,800 रुपये में यू आर टेकिंग अ डबल बेनिफिट। मींस ये 1,800 रुपये पे आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हो इनकम टैक्स में, आईटी एक्ट में, और इस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम्ड कर रहे हो अंडर जीएसटी प्रोविजन। ओ नहीं सकता, ये क्या कर दिया भैया, ये क्या कर दिया हमने भैया, ऐसे तो हो जाता है ना, हम भी क्या करें, क्योंकि हम तो जीएसटी का प्रोविजन बनाए थे। इनकम टैक्स बोलता है कि 11,800 रुपये की आपकी कॉस्टिंग है, तो 11,800 रुपये पे आप डेप्रिसिएशन ले लो। तो मतलब 11,800 पे जब आपने डेप्रिसिएशन लिया तो 1,800 रुपये पर भी डेप्रिसिएशन ले लिया ना, तो वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लिया, 10,000 रुपीज़ पर डेप्रिसिएशन लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 1,800 रुपये जिस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले रहे हो और डेप्रिसिएशन भी ले रहे हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले रहे हो, एक ही अमाउंट है 1,800 रुपीज़, अमाउंट एक ही है
1800 रुपीज, बेनिफिट डेप्रिसिएशन का भी, बेनिफिट इनपुट टैक्स क्रेडिट भी, वाह वाह, अमाउंट एक, बेनिफिट दोनों जगह। ऐसा कैसे भैया? टैक्स आपने एक ही बार पे किया था ना, जो आपने इनवर्स सप्लाईज ली थी, उन इनवर्स सप्लाईज पर जीएसटी आपका एक ही बार चार्ज हुआ 1800 रुपए, और उस 1800 रुपीज पे, उस 1800 रुपीज पर आप डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट ले रहे हो, अपनी इनकम को भी रिड्यूस कर रहे हो, और इधर आप जीएसटी के अंदर आईटीसी भी ले रहे हो। अमाउंट एक, बेनिफिट इधर भी, बेनिफिट इधर भी, डबल डबल बेनिफिट। तो बनाना था मैं प्रोविजन। तो हमने क्या बनाया? हमने ये बनाया कि अभी वो क्या रहा है, अभी ये हो रहा है कि वो बंदा डेप्रिसिएशन भी क्लेम्ड कर रहा है और आईटीसी भी ले रहा है। तो यदि अमाउंट एक है, उस पर डेप्रिसिएशन भी मिले, उस पर आईटीसी भी मिले, ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने बनाया सेक्शन 16 सब सेक्शन 3, और उसमें हमने ये बोला कि जो भी जीएसटी चार्ज हो रहा है, जो भी आपका इनपुट टैक्स है ऑन कैपिटल गुड्स, इस पर या तो डेप्रिसिएशन ले लो या आईटीसी क्लेम कर लो। डबल डबल बेनिफिट नहीं मिलेंगे, दोनों में से कोई भी एक बेनिफिट ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1800 रुपीज पर यदि आप डेप्रिसिएशन लेते हो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और यदि आपने इनकम टैक्स में यदि डेप्रिसिएशन नहीं लिया तो जीएसटी में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं 10,000 की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। 10,000 रुपए पे भी तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम्ड करो, जीएसटी बोलता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 रुपीज पर जो भी इनकम टैक्स से प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन बीएनपी में चार्ज करते रहना। आई एम टॉकिंग हियर ओनली फॉर 1,800 रुपीज जीएसटी की बात हो रही है। एग्जाम्पल के लिए 1800 रुपए कोई भी जीएसटी चार्ज हुआ होगा उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जितना भी जीएसटी चार्ज हुआ, क्या बन गया प्रोविजन? सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में बिल्कुल क्लियर कट प्रोविजन बन चुका है। क्या बात है, वी आर द मेकर ऑफ लॉ, हमने प्रोविजन बना भी दिया बातें करते करते। वाह! कि यदि किसी रेसिपिएंट ने यदि कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया तो उस कैपिटल गुड्स पर जितना टैक्स पे किया जा रहा है, जितना टैक्स का कंपोनेंट है, इस टैक्स के कंपोनेंट पर या तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन मिलेगा या दोनों ना ना ना, या तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो या जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। डबल बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। सेक्शन 16 सब सेक्शन 3, एक बार हम लैंग्वेज देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 की एडिंग, आईटीसी नॉट एडमिसिबल इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। जो कैपिटल गुड्स की जो वैल्यू है 10,000 रुपीज का, उस पर आपने डेप्रिसिएशन लिया, जीएसटी बोलता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर टॉकिंग कि जो कैपिटल गुड्स पर जो टैक्स कंपोनेंट है 1,800 रुपीज का, इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम मत करना। और यदि डेप्रिसिएशन नहीं लिया तो आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन यदि आपने डेप्रिसिएशन ले लिया 1,800 रुपीज में तो आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मींस दोनों में से कोई भी एक बेनिफिट आप ले सकते हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, जिसमें आपको लगता है ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आईटीसी आपका एक बार में पूरा मिल जाता है, लेकिन डेप्रिसिएशन आप धीरे धीरे करके लेते हो। तो ये प्लानिंग का पार्ट है, आपको देखना पड़ेगा। जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट लगता है वैसे आप बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन ऑप्शनल है। दोनों में से कोई भी एक बेनिफिट मिलेगा। जो भी एसएसजी चाहे, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन चाहे, वो ले सकता है। डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता है या आईटीसी भी ले सकता है, लेकिन दोनों में से एक ही बेनिफिट मिलेगा। Where the registered person has claimed a depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the Income Tax Act 1961, then ITC नहीं मिलेगा on the tax component। 1,800 रुपीज पर यदि आपने इनकम टैक्स में यदि डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया ना, तो फिर जीएसटी में आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम आते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 पे। 16 सबसेक्शन 4,
देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। मुझे पता है, मैंने इनवर्स सप्लाईज ली, इनवर्स सप्लाईज पर जो टैक्स लगा, जैसे कि अभी अपने एग्जांपल लिया कि 10,000 रुपीज़ का कैपिटल से आपने खरीदा, जिसमें 1,800 रुपीज़ का जीएसटी चार्ज है, टोटल 11,800 रुपीज़ है, तो 1,800 रुपये का आपको जो जीएसटी लेना है, यदि 25 साल बाद लो तो जैसे ही मैंने माल खरीदा, तो जैसे मैंने माल खरीदा रिसीव्ड किया इनवॉइस है, रिटर्न फाइल करूंगा, मुझे क्या होगा, आईटीसी मिल जाएगा। मैं प्रिज्यूम करूंगा कि सप्लायर ने क्या किया, गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया, तो मुझे क्या होगा, आईटीसी मिल जाएगा। मैंने अभी आईटीसी नहीं लिया, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, दो महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 5 साल हो गए, 50 साल हो गए, 500 साल हो गए, 1000 साल हो गए। सर क्या मैं 2000 साल के बाद भी आईटीसी ले सकता हूं, जो मैंने 2000 साल पहले जो मैंने माल खरीदा था? ऐसा कैसे? तो गवर्नमेंट ने बनाया प्रोविजन कि यदि आपकी कोई इनवर्स सप्लाईज है, उन इनवर्स सप्लाईज पर जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है, जैसे ही कंडीशन फुलफिल होती है आप आईटीसी ले सकते हो। लेकिन यदि किसी पर्सन ने इमीडिएटली आईटीसी नहीं लिया हो, तो क्या बाद में आईटीसी ले सकता है? यस सर। कितना बाद में? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 16, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। वैसे सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में सबसे इंपॉर्टेंट था कंडीशंस। वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट आईटीसी अवेल कर सकता है, और आईटीसी अवेल करने का टाइम लिमिट है। इमीडिएटली ले ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप आईटीसी यदि इमीडिएटली नहीं ले पाते तो कितना बाद में? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 40 महीने, 50 महीने, 40 साल, 400 साल, 400 करोड़ साल, कब तक आप आईटीसी ले सकते हो? चलो एक काम करते हैं, डायरेक्टली प्रोविजन से बता देता हूँ, एंड देन प्रोविजन से मतलब एग्जांपल समझाने के बाद हम लैंग्वेज को रीड कर लेंगे क्या दिया हुआ है। तो डायरेक्टली एग्जांपल से ही कंसेप्ट बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर बी ने मिस्टर ए सप्लायर, मिस्टर बी रेसिपिएंट। तो मिस्टर ए से मिस्टर बी ने क्या किया, अभी वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं कि कैपिटल गुड्स खरीदा। कैपिटल गुड्स इनपुट, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यहाँ पे। वैल्यू है 10,000 रुपीज़ की, जीएसटी ए दैट इज 18%, 1,800 रुपये, और टोटल अमाउंट है 11,800 रुपीज़। डेट ऑफ इनवॉइस 25 जुलाई 2020। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से 25 जुलाई 2020 को 10,000 का माल खरीदा, जिस पर 18% जीएसटी लगा, 1,800 रुपये का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 25 जुलाई को खरीदा, इनवॉइस भी रिसीव भी हुआ, तो 25 जुलाई को वो आईटीसी ले ले। लेकिन जुलाई में आईटीसी ले ले, अगस्त में ले ले, सितंबर में ले ले, अक्टूबर में ले ले, नवंबर में ले ले। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि वो 25 जुलाई की डेटेड वाला जो इनवॉइस है, उस पर जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है 1,800 रुपये का, ये 1,800 रुपये का आईटीसी यदि वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में नहीं लेता तो कब तक ले सकता है? कब तक ले सकता है? तो कोई टाइम लिमिट है? यस। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 आपको यही बताएगा कि 25 जुलाई 2020 25 जुलाई 2020 को जो आपने माल खरीदा है, जो सर्विसेज जो आपने अवेल्ड की है, तो इमीडिएटली आईटीसी ले लो। और यदि इमीडिएटली यदि आपने आईटीसी नहीं लिया तो कब तक आप आईटीसी ले सकते हो? अभी हम यहाँ पे पोस्टमार्टम करते हैं कि 25 जुलाई 2020 की डेट का जो इनवॉइस है, जो बिल है, उसका मैं आईटीसी कब तक ले सकता हूँ? 1,800 रुपये का आईटीसी में कब तक ले सकता हूँ? तो ये जो इनवॉइस है ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? 1920। 25 जुलाई 2020 जो डेट है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 1920 या 1819? मेरा तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं।
मुझे वन साइडेड पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, आई ऑलवेज बिलीव इन द टू वे कम्युनिकेशन। तो तुमसे ही बात करता हूँ, मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 18-19 या 19-20? 25 जुलाई, शांति से, 25 जुलाई 2020, तो 1920 ही हुआ ना यार। ये सिंपल सी बात है, मैं ऐसे कुछ भी बोलता रहता हूँ। 25 जुलाई, और यदि कोई भटक गया हो ना तो एक चाटा अपने गाल पे लगा लेना। छोटी छोटी बातों पे जितना ध्यान दोगे, सी और सीएस बनना बहुत ईजी है। हम जनरली बड़े बड़े पॉइंट्स दिमाग लगाते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे दिमाग लगाओ, और जितना हो सकता है कि लॉजिक ही क्रिएट करने का ट्राई करो, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत ईजी है। 25 जुलाई, तो जुलाई मतलब फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो यदि मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च है, और यदि वो डेट, वो जो इनवॉइस है, यदि वो इनवॉइस यदि 25 जुलाई 2020 का है, तो जो फाइनेंशियल ईयर है जिनके दिमाग में आया था 1920, तो ये चाटा अपने गाल पे लगाएंगे। वेरी गुड। फाइनेंशियल ईयर हुआ 2020-2021, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 को ये अपना फाइनेंशियल ईयर हुआ। ये जो फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ, तो एंड होने के बाद इस फाइनेंशियल ईयर की आपको क्या करना पड़ेगा? एनुअल रिटर्न, AR एनुअल रिटर्न क्या करनी पड़ेगी? फाइल करनी पड़ेगी। तो इस फाइनेंशियल ईयर की जो आप एनुअल रिटर्न जो फाइल करोगे वो, और इस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, इस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो सितंबर जो मंथ आएगा, तो जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है, दो बातें, दो अलग अलग है। मैंने पहले बी कंपोनेंट बता दिया, ये ए कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है इसमें। तो जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट मीन्स जुलाई में मैं आईटीसी लेना चाहता हूं, तो जुलाई 2020 है, ये जुलाई 2020 फाइनेंशियल ईयर 2021 है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट नहीं बोला मैंने, एनुअल रिटर्न फाइल किया उसकी डेट, तो डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो भी आपकी डेट है। अनदर कंपोनेंट क्या है? जो फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 ये आया कहां से? जुलाई 2020 से आया। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद जो सितंबर आएगा, तो जो सितंबर आएगा वो सितंबर कौन सा होगा? 2021, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड होने के बाद आएगा अप्रैल 21, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर 21 ही तो होगा। और तो सितंबर 2021 मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट GSTR 3B। तो सितंबर की जो रिटर्न फाइल करूंगी, अक्टूबर में आपको फाइल करनी पड़ेगी, दैट इज 20 अक्टूबर 2021, विच एवर इज अर्लियर। यदि हम प्रिज्यूम करते हैं कि जुलाई 2020 का मुझे आईटीसी कब तक ले सकता हूं 1800 रुपए का, तो जुलाई का जुलाई में ले लो, बहुत ही अच्छी बात है, ले लिया तो अगस्त में ले लूं। यदि मैंने आईटीसी नहीं लिया जुलाई अगस्त में, तो मैं कब तक ले लूं अपनी बुक्स में आईटीसी? तो एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो डेट है, एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखी, इसका मतलब अभी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुई, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 2020-21 एंड होने के बाद आएगा सितंबर मंथ 2021। तो सितंबर 2021 की ड्यू डेट, रिटर्न फाइल करने की जो भी आपकी ड्यू डेट है, तो सितंबर की रिटर्न फाइल कब होगी? अक्टूबर में। तो दैट इज 20 अक्टूबर 2021 एंड एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट नहीं दे रखा है, विच एवर इज अर्लियर। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग उस पर्सन को आईटीसी ले लेना चाहिए 20 अक्टूबर 2021 तक। लेकिन मान लो कि यदि उसने 2020 और 2021 का
यदि एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया हो सितंबर में या अगस्त में, फॉर एग्जांपल अगस्त 2021 में यदि एनुअल रिटर्न फाइल हो गई है तो अगस्त और अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर तो देन अगस्त आएगा। आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा, दो कंपोनेंट है, क्या है, दो कंपोनेंट ए और बी। ए कंपोनेंट क्या है बेटा, मैं कब तक आईटीसी ले सकता हूं, आईटीसी इनपुट टैक्स जो भी चार्ज किया, मतलब मैंने जो इनवर्स सप्लाईज ली तो इनवर्स सप्लाईज पर जितना टैक्स लगा तो जो इनवॉइस होगी तो उन इनवॉइस का मैं कब तक आईटीसी ले सकता हूं, उन इनवॉइस में जितना भी जीएसटी लगा हुआ है तो कब तक आईटीसी ले सकता हूं, वो इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर की है, उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो सितंबर आएगा, पहला पॉइंट नंबर ए, सितंबर आएगा, सितंबर की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है अक्टूबर, दैट इज 20 अक्टूबर, तो ये 20 अक्टूबर तो फिक्स हो गया। और बी में क्या दिया हुआ है, एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट नहीं, जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया, विच एवर इज अर्लियर, वो क्या होगा, तब तक आपको आईटीसी ले लेना चाहिए। Section 16 subsection 4 टाइम लिमिट फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स जो रेसिपिएंट है वो कब तक अपने बुक्स अकाउंट्स में आईटीसी ले सकता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 हमने यहाँ पे जो बात की वो थोड़ा पॉजिटिव वे में बात की कि मैं कब तक आईटीसी ले सकता हूं, ये बोल रहे हैं कि इसके बाद आप आईटीसी नहीं ले सकते। जैसे कि इसी एग्जांपल के अंदर हम बोल सकते हैं मिस्टर बी, क्योंकि एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट नहीं, सब एनुअल रिटर्न फाइल हुई नहीं है और सितंबर की ड्यू डेट क्या आएगी, अक्टूबर आएगी 20 अक्टूबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर बी 1800 रुपए का आईटीसी ले सकता है, मिस्टर बी 1800 रुपए का आईटीसी ले सकता है अप टू 20 अक्टूबर 2021। इट मीन्स यदि हम इसको नेगेटिव लैंग्वेज में बनाए तो हम ये बोल सकते हैं मिस्टर बी आप 20 अक्टूबर 2021 के बाद 1800 रुपए का आईटीसी नहीं ले सकते। बात को ऐसे घुमाओ या वैसे घुमाओ, या तक आईटीसी ले सकते हो, इसके बाद नहीं ले सकते। तो जिस वे में दिया हुआ है सेक्शन 16 सेक्शन 4 उसी वे में हम पढ़ लेते हैं। ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस, क्योंकि इनवॉइस के दर पे तो आईटीसी मिलेगा। आफ्टर दी नेगेटिव वे में दिया हुआ इस टाइम पीरियड के बाद आईटीसी नहीं ले सकते। कितने कंपोनेंट है, दो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। दिस इज द पॉइंट नंबर ए, ध्यान से पढ़ना। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट आएगी अक्टूबर, लेकिन सितंबर कौन था, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द इनवॉइस परटेन्स, मतलब जिस इनवॉइस पर जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है, उस इनवॉइस में जितना टैक्स चार्ज किया गया उस इनवॉइस का आप आईटीसी लेना चाह रहे हो, वो इनवॉइस किसी ना किसी फाइनेंशियल ईयर की होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैं 25 जुलाई 2020 का जो इनवॉइस है उसका आईटीसी लेना चाह रहा हूँ, ये जुलाई 2020 है, तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ, 2020-2021। तो इस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 2020-2021 एंड होने के बाद जो सितंबर जो मंथ आएगा सितंबर 2021 और सितंबर 2021 मंथ की रिटर्न फाइल जो होगी उसकी ड्यू डेट, कौन सी डेट ऑफ नहीं, डेट नहीं ड्यू डेट नहीं ड्यू डेट। ये छोटे छोटे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो आते हैं, हम टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स में तो कभी जल्दीबाजी करनी ही नहीं है। ड्यू डेट है, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं डेट ले लूँ या ड्यू डेट ले लूँ, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, डेट का मतलब जिस दिन रिटर्न फाइल हुई, तो जरूरी नहीं है कि ड्यू डेट यदि 20 अक्टूबर है तो 20 अक्टूबर कोई रिटर्न फाइल होगी, हो सकता है कि उसने 18 को रिटर्न फाइल कर दी हो। जैसे कि दिसंबर 2020 का एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 सितंबर, इसका मतलब थोड़ी है कि हर स्टूडेंट 25 सितंबर को एग्जाम फॉर्म फिल करेगा, कोई स्टूडेंट 20 सितंबर को एग्जाम फॉर्म फिल करेगा, कोई 15 सितंबर को एग्जाम फॉर्म फिल करेगा। तो इन्होंने बोला एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट नहीं, ड्यू डेट, वो यहां पे भी है। जुलाई 2020 का जो इनवॉइस है जिसका आप आईटीसी लेना चाहते हो, तो जुलाई 2020 का मतलब हुआ फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड होने के बाद जो सितंबर वाला जो मंथ आएगा दैट इज सितंबर 2021 की जो
रिटर्न फाइल होगी, तो सितंबर की रिटर्न फाइल होती है अगले महीने, 20 अक्टूबर ड्यू डेट है। तो ये हो गया अपना पॉइंट नंबर ए, दैट इज 28 अक्टूबर 2021, दैट इज पॉइंट नंबर ए। और इसे कंपेयर किया जाएगा, इसे कंपेयर किया जाएगा विद द पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? पॉइंट नंबर बी कहता है डेट ऑफ फर्निशिंग, ना 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 ना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू डेट नहीं है भैया, डेट है। फाइनेंशियल ईयर, पॉइंट नंबर ए के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो सितंबर की रिटर्न फाइल करने की डेट नहीं, सितंबर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर। इसे कंपेयर किया जाएगा जिस दिन एनुअल रिटर्न एक्चुअली फाइल की जा रही है, ड्यू डेट नहीं, जिस दिन एनुअल रिटर्न आपने फाइल की। हो सकता है एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो तो 31 दिसंबर है, लेकिन हो सकता है कि आपने एनुअल रिटर्न फाइल की हो सितंबर में, अगस्त में, जुलाई में। तो जिस दिन एनुअल रिटर्न आपने फाइल की, और इन दोनों में से अपन क्या करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। इसके बाद जैसे कि अपन ने जो एग्जांपल लिया कि एनुअल रिटर्न तो फाइल की नहीं सामने वाले ने, एनुअल रिटर्न तो फाइल की नहीं, तो डेट आई नहीं, अभी तो एनुअल रिटर्न फाइल हुई नहीं ना, मान लेते हैं अपन। और सितंबर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर और नील विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर क्या हुआ, 20 अक्टूबर ही हुआ ना। तो 20 अक्टूबर के बाद ये आईटीसी नहीं ले सकता। मान लो एनुअल रिटर्न फाइल कर दी रजिस्टर्ड पर्सन मिस्टर बी ने, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021 को एनुअल रिटर्न फाइल कर दी 2020-2021। तो इसका मतलब कि 15 अगस्त 2021 को यदि आपने रिटर्न फाइल कर दी, 15 अगस्त की बात नहीं करो, इंडिपेंडेंस डे फॉर एग्जांपल 16 अगस्त को रिटर्न फाइल कर दी, तो 16 अगस्त और 20 अक्टूबर 2021 विच एवर इज अर्लियर, तो 16 अगस्त 2021 तक आप आईटीसी ले सकते हो। 25 जुलाई 2020 को जो इनपुट टैक्स जो चार्ज किया जा रहा है उसका, उस इनवॉइस के रिगार्डिंग। 16 अगस्त 2021 के बाद आपको 1800 रुपए का आईटीसी नहीं मिलेगा। और मुझे लग रहा है ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जिनको अभी भी डाउट है, एक और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का, जिससे कि थोड़ा सा भी डाउट रह गया है तो बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 बड़े ध्यान से पढ़ना। चलो एक काम करते हैं, तुम लोग घर पे बोर भी होते रहते हो, तो ये क्वेश्चन मैं क्लास में कराने की बजाय पहले तुम लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। तो ये तुम लोगों के लिए असाइनमेंट है। कुछ कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका सॉल्यूशन मैं तुम लोगों को बता दूंगा डिटेल के अंदर कि क्या होगा, लेकिन एक बार तुम लोग प्रैक्टिस करना जिससे कि घर पे बिल्कुल भी बोर ना हो और थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट भी चलता रहे। तो मेरा टारगेट तो था कि मैं क्लास में ही कराऊं, लेकिन एक बार पहले तुम लोग कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे कि क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो आज हमने जो बात की, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात की। नंबर 1 सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 वो ये कहता है कैपिटल गुड्स पर जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है उस टैक्स पर या तो डेप्रिसिएशन मिलेगा या इनपुट टैक्स क्रेडिट, दोनों बेनिफिट नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, दोनों में से ओनली एक ही बेनिफिट आप ले सकते हो। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 ये कहता है कि यदि किसी इनवॉइस पर जो इनपुट टैक्स चार्ज किया जा रहा है उसका यदि आपको आईटीसी लेना है तो वो आईटीसी आप नहीं ले सकते ड्यू डेट के बाद। कौन सा ड्यू डेट? ड्यू डेट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो भी सितंबर आएगा उस सितंबर की रिटर्न फाइल करने की। कौन से रिटर्न? सेक्शन 39 की जो नॉर्मल रिटर्न फाइल होती है, जो मंथली रिटर्न फाइल होती है, तो जो सितंबर की रिटर्न फाइल करने की जो भी ड्यू डेट है 20 अक्टूबर जो भी होगी, तो 20 अक्टूबर, तो सितंबर की मंथ की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट आएगी अक्टूबर के अंदर वो, और कंपेयर विद जिस दिन एनुअल रिटर्न फाइल किया जा रहा है विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम पीरियड के बाद, उस टाइम पीरियड के बाद आप आईटीसी नहीं ले सकते। मुझे पूरी उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आ गया है। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।